मिथोस एआई की हैकिंग टूल है, वायरस है, क्या आखिर ये क्या बला है? मिथोस मॉडल है जिसको अब बोलते हैं कि एक सुपीरियर मॉडल है। डर और हड़कंप जिस वजह से डर और हड़कंप, अब कोई भी चीज़, अगर कोई अच्छी चीज़ आती है तो उसके साथ कुछ बुरी चीज़ तो आती है। जब साइबर क्रिमिनल्स के पास ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो फिर क्या सिचुएशन होगी? खुद को सेव करना कितना मुश्किल हो जाएगा? उनके पास अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर उसके बाद तो समझिए कि चुटकियों में किसी को भी हैक किया जा सकता है। तो एनसीआरबी का जो स्टैटिस्टिक्स आता है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग जो होता है ना, ये 0.001% है जो एक्चुअली रजिस्टर्ड है। केसेज जो हैं बहुत बढ़ रहे हैं, जो रिपोर्ट होते हैं वो न्यूज़ में आते हैं। आज का पॉडकास्ट एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बन गया है जो पलक झपकते ही आपके बैंक अकाउंट का ताला बिना किसी चाबी के खोल सकता है, तो आप क्या करेंगे? घबराएंगे, बैंक को फ़ोन करेंगे और अपने पैसे निकाल लेंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि भाई जब तक आप कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, आज की कहानी है एंथ्रोपिक के क्लाउड मिथोस एआई की। एक ऐसा डिजिटल हथियार जिसने व्हाइट हाउस से लेकर नॉर्थ ब्लॉक तक हड़कंप मचा दिया है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ गई। आरबीआई को अलर्ट जारी करना पड़ गया है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम समझेंगे डर कितना असली है, कितना बनावटी है और हमारा पैसा कितना सेफ है। नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव मिश्रा और आप देख रहे हैं गैंग्स ऑफ डिजिटलपुर। और आज के हमारे खास मेहमान हैं साइबर पीस के फाउंडर मेजर विनीत कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद ध्रुव जी। सर, मिथोस एआई के बारे में बहुत सारी बातें सुनने में आ रही हैं। एक ये हैकिंग टूल है, वायरस है, क्या आखिर ये क्या बला है? देखिए, मिथोस कुछ नहीं बल्कि आप कह सकते हैं एक मॉडल है। मॉडल है जिसको अब बोलते हैं कि एक सुपीरियर मॉडल है। जैसे क्लॉड का, जो लोग क्लॉड यूज़र्स हैं वो ओपस 4.6 यूज़ कर रहे होंगे। अब ओपस 4.6 के बाद ये एक नेक्स्ट आप कह लें एडवांस मॉडल है जो कि रीजनिंग, साइबर रीजनिंग इनफैक्ट ज़्यादा फोकस कर रहा है। और सिक्योरिटी अगर बात करें तो सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा मॉडल माना जा रहा है। इन द सेंस कि अगर आज के दिन में आप देखें, अभी से 20 साल पहले अगर चलते हैं हम, तो साइबर सिक्योरिटी बहुत आसान था। आसान इसलिए था क्योंकि आप कुछ सर्वर होते थे, कुछ कंप्यूटर्स होते थे, और जैसा कि आप बोल रहे थे एंटीवायरस, फायरवॉल, इन सारी चीज़ से शायद हम अपने नेटवर्क को सुरक्षित रख पाते थे, सेफ रख पाते थे कुछ ही, और नेटवर्क भी बहुत छोटे रहते थे। अब लेकिन आज 20-25 साल के बाद अगर आज नेटवर्क देखें, आज का नेटवर्क हो गया बहुत कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर आप रूम में आप बैठे हुए हैं और रूम में अगर आप अपने घर पे ही आप चले जाइए और घर को आप अपना सराउंडिंग्स मैप करना स्टार्ट कर दीजिए, तो आप देखिएगा कि ऑन एन एवरेज कम से कम आपके पास 10, 12, 15 या कहीं किसी किसी घर में 20 भी कनेक्टेड डिवाइस हो सकते हैं। तो आज की दुनिया में सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है क्योंकि आप हर डिवाइस को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, कैसे सुरक्षित रखेंगे आप उसको? ना किसी के पास टाइम है। अगर आप जानते भी, पहली बात तो सबसे बड़ी कि अवेयरनेस ही आज के दिन में बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप अवेयर हैं, अगर जानते भी हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है। कितने कितने डिवाइस को आप सिक्योर करेंगे, पैच करेंगे? तो इस सब को ध्यान में रखते हुए मिथोस जो बना, तो उसका मेन जिस रीज़न के लिए बना कि लार्ज स्केल अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें कि ऑटोमेटिकली अगर ऑटोनोमस अगर बात करें कि सारे एक एप्लीकेशन रहे, वो सारे आपके कंप्यूटर्स, आपके मशीन्स, आपके रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग, होम यूटिलिटी के डिवाइस हो, चाहे आप ऑफिस में आपके जितने भी कनेक्टेड सीसीटीवी कैमरा जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसको एक साथ अगर कोई डिटेक्ट करे वल्नरेबिलिटीज़ क्या है, वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट करने के बाद अगर उसमें कोई भी लूप होल या कोई बग मिला तो उसको ऑटोमेटिकली पैच भी कर दे, फिक्स भी कर दे। तो इस तरह की चीज़ों को करने के लिए इसका एक तरह से मिथोस बना। और उसका अगर सही यूसेज किया जाए तो डिफेंस के केस में उसका बहुत मेजर यूसेज है और ये बहुत ही अच्छी कोशिश है। लेकिन चैलेंज इस डर
हाँ। डर को लेके ज़्यादा संभावनाएं व्यक्त हो रही हैं। बिल्कुल। आपने अभी तक सेफ्टी की बातें करी हैं, तो डर और हड़कंप जिस वजह से उस पर बात करते हैं। अब जो बिल्कुल सही है, अभी डर और हड़कंप, अब कोई भी चीज़ अगर कोई अच्छी चीज़ आती है तो उसके साथ कुछ बुरी चीज़ तो आती है, ये शुरू से हमने देखा है, खास करके टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ पे एआई आया तो एआई का मिसयूज़ होना स्टार्ट हो गया, डीप फेक्स बनने लगे, एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन बनने लगे। तो वही चीज़ अगर मीथोस के आने के बाद अगर ये बैड एक्टर्स यानी साइबर क्रिमिनल्स या कुछ ऐसे लोग का जो उसका गलत यूज़ करना अगर चाहें तो लार्ज स्केल साइबर अटैक किया जा सकता है। मतलब आप यही समझ जाइए कि आपके घर में आपका रखा हुआ डिवाइस को कोई आपका पता लगाएगा कि उसमें क्या कमी है, क्या गैप्स हैं, क्या सिक्योरिटी इश्यूज है उसके अंदर, उसको हैक करेगा। अलग अलग वल्नरेबिलिटीज़ जो कि बोलते हैं चेन वल्नरेबिलिटीज़, जो कि एक शायद एक साइबर एक्सपर्ट अगर मैनुअल कोई टेस्ट करे तो उसकी जानकारी के हिसाब से वो टेस्ट करके फिक्स करता है जितना उसको जानकारी होती है। लेकिन मीथोस क्या हो तो उसको सारी जानकारी होगी, वो एक रात में पूरा सा मिलियंस ऑफ कोड को वो पढ़ लेगा, पढ़ करके हर जगह कहाँ कहाँ गैप है उसको आइडेंटिफाई कर, तो उसको बोलेंगे कि चेन ऑफ वल्नरेबिलिटीज को कनेक्ट करेगा और हो सकता है लार्ज स्केल साइबर अटैक आप ही के घर में जो डिवाइस लगा हुआ है उससे चैनल कर दे और अटैक किसी पे कर दे। तो ये चैलेंज बना हुआ है। फिर लार्ज स्केल फिशिंग अटैक्स, बड़े बड़े फिशिंग कैंपेन्स किए जा सकते हैं इससे। डीप फेक्स और एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन आज तो हम देख ही रहे हैं, बट इसका और अगर बोले कि एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा डीप फेक्स का, क्योंकि ये डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, आपको बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है और उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ करने का हैक करने के बाद हो सकता है मिसयूज़ कर दें, हो सकता है कहीं पे ब्लैकआउट क्रिएट कर दें, जैसे हम हॉलीवुड बड़े बड़े मूवीज़ में देखते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो इससे हो सकती है और इसलिए अभी इसको टेस्ट फेज में अभी लिमिटेड लोगों को अभी एक्सेस दिया गया, लिमिटेड एंटिटीज़ को एक्सेस दिया गया कि लोग स्टडी करें यहाँ पे। बट जो एक्सपर्ट्स का मानना है, और कल ही इनफैक्ट एक पालो अल्टो नेटवर्क्स की यूनिट 42 है, उनका एक रिलीज़ में पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने भी टेस्ट किया और उनका भी यही मानना है कि उन्होंने जनरली प्रेडिक्ट किया था कि ये टेक्नोलॉजी करीब 6 महीने में, जब मीथोस के बारे में रिलीज़ हुआ था कि करीब 6 महीने लगेंगे बैड एक्टर्स को यानी साइबर क्रिमिनल्स के पास एक्सेस करने में। अभी कल के रिलीज़ में उनका मानना है कि शायद 6 महीने से कम, यानी हो सकता है 3-4 महीने के अंदर ये साइबर क्रिमिनल्स के पहुंच पे आ जाएगा। तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या बना हुआ है? जब साइबर क्रिमिनल्स के पास ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो फिर क्या सिचुएशन होगी? खुद को सेव करना कितना मुश्किल हो जाएगा? यही अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी बना हुआ है कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी आ गई, क्योंकि उनके पास अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर उसके बाद तो समझिए कि चुटकियों में किसी को भी हैक किया जा सकता है, चाहे छोटी इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे एक एनजीओ है, चाहे एक स्टार्टअप है या एमएसएमई है या एक हॉस्पिटल है या बैंक है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ से उनका हर चीज़ ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है, तो उसको चुटकियों में हैक किया जा सकता है। अब बात यह है कि हैकर्स के पास तो एक्सेस आ गया, अब डिफेंडर्स के पास जिनके लिए बना है, क्या ऑप्शन है, उनका भी क्या प्रोग्रेस उसी हिसाब से होगा कि क्या वो भी उसी हिसाब से इनोवेट कर पाएंगे ताकि वो डिप्लॉय करें, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो आने वाला टाइम में हो जाएगा वो आप एक है कि एआई वर्सेस एआई हो जाना है। एआई और एआई की लड़ाई, जिसके पास जितना स्ट्रांग एआई वो सक्सेसफुल। डिफेंसिव एआई वर्सेस ऑफेंसिव एआई। अब जिसके पास जितना स्ट्रांग है वो उस तरह से अपने आप को डिफेंड कर पाएगा। और मेरा ये तो ये मानना है कि चलिए लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस कर लेंगे, बट छोटी छोटी संस्था और हम जैसे आम जो जनता है, आम लोग हैं, उनके लिए वो कहाँ से इतना इनफैक्ट नॉलेज बेस लाएंगे और किस तरह से वो अपने आप को सेफ गार्ड करेंगे। तो इसलिए आज तो हम बेसिक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस पे जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जब मिथोस जैसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी उस लेवल पे कैसे जागरूक करेंगे? बिल्कुल, अब इसमें यही चीज़ है कि थोड़ा सरकार का भी एक अहम रोल रहेगा और कम्युनिटी का भी अहम रोल रहेगा, क्योंकि सब कुछ भारत सरकार, अगर भारत की बात करें, भारत सरकार हर कुछ नहीं कर पाएगी। यहाँ पे ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर किसी को इसके बारे में अवेयर होना पड़ेगा। और एआई का जो लिटरेसी का जो अभी जो कैंपेन जो दौर चल रहा है ना, इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि एआई जन जन तक पहुँचे और उनको एआई के सिक्योरिटी फीचर साथ साथ सिर्फ लिटरेसी ही नहीं, सिक्योरिटी की आप एआई से अपने आप को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ ब्लॉग्स पढ़ रहा था, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कंट्रीज़ में, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में लोग एजेंटिक एआई सीनियर सिटीजन्स को सिखा रहे हैं। अच्छा,
एजेंटिक एआई सीनियर सिटीजन को क्योंकि ताकि वो जाने, जैसे कुछ कुछ आप एप्लीकेशन सुना होगा आपने शायद, ओपन क्लॉ का फॉर एग्जांपल एजेंट है, एक इस समझ कि जिनी इन अ बॉटल, या फिर आपने आयरन मैन की वो मूवी देखी होगी, आयरन मैन मूवी जिसमें जारविस है और वो जारविस को बोलता है जारविस डू दिस एंड जारविस काम करता है, एग्जीक्यूट करता है वहाँ पे। तो अब उसी तरह से हमारे नेबरिंग कंट्रीज में ये चला गया कि हमारे सीनियर सिटीजन्स के लैपटॉप में और यूथ्स के लैपटॉप में उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है और उनको से ओपन क्लॉ के बारे में बताया जा रहा है और कैसे उसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते, टेलीग्राम से, जैसे कि आपने उसको कुछ मांगा, जैसे मुझे एक पीपीटी चाहिए तो वो फटाफट जनरेट करके आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे आपको पीपीटी जनरेट करके आपके सामने दे दिया। तो उस तरह की चीज़ें अब धीरे धीरे करें, जो कि शायद इंडिया में भी, क्योंकि अब हर कुछ एआई बेस हो रहा है और हर जगह एआई जा रहा है, हर सेक्टर में एआई जा रहा है, तो उसको लार्ज स्केल हम लोग को लिटरेसी और साथ साथ सिक्योरिटी की लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको एम्बेड करने की ज़रूरत है। तभी हम शायद इस रेस में और जिस तरह की जो चीज़ें आगे होंगी उसके लिए हम रेजिलियंट हो सकते हैं, क्योंकि हम ये नहीं बोलेंगे कि हम फुल्ली सुरक्षित हो सकते हैं। अभी भी मैं बात कर रहा हूँ रेजिलियंस की, कि कल को उस लार्ज स्केल अटैक हुआ तो मैं अपने सिस्टम को सुरक्षित रख पाऊँ, मैं अपने घर को सुरक्षित रख पाऊँ। मैं सिस्टम और मैं ऑफिस की बात तो बाद में करूँगा, पहले तो मैं अपने घर की बात करूँगा, कि अपने फैमिली की बात करूँगा, कि मैं अपने घर और अपने सिस्टम, जो भी मेरा घर के जो डिवाइस है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा है या रेफ्रिजरेटर है या वॉशिंग मशीन है या स्मार्ट टीवी है या एलेक्सा या कोई भी डिवाइस है, उसको ये स्मार्ट लॉक, डोर लॉक, क्योंकि ऐसा नहीं कि घर के अंदर हम डोर बंद हो गया और हम दरवाज़ा खोल नहीं पाए वहाँ पे। तो इन चीज़ों को एटलीस्ट हम सुरक्षित कर पाएँ और फिर धीरे धीरे इसी चीज़ का आगे चल के फ्यूचर में एक्सपेंशन, मेरे को लगता है अलग अलग सेक्टर्स में एक्सपेंशन हो, जैसे एमएसएमईज हो गया, स्टार्टअप्स हो गया, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स, एचएमएस की बात करें, वो सब ऑनलाइन हो गया है। डॉक्टर्स का जो हॉस्पिटल के जो इक्विपमेंट्स हैं उसको आप रिमोटली इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, वहाँ पे उन लोग काम करते। तो आप सोचिए कि कल को कोई इस तरह का इंपॉर्टेंट सर्जरी चल रही है और उसमें इस तरह का अगर अटेम्प्ट कुछ होता है, साइबर अटैक हो जाता है, तो हम कहाँ पे खड़े हैं। मैं समझना चाहता हूँ कि देखिए, आप तो बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सब साइबर कैंपेन अवेयरनेस शुरू कर रखी है आपने, तो आप बताइए कि कहाँ पर हम इस वक्त साइबर सिक्योरिटी में खड़े हैं, हमारी पब्लिक कितनी अवेयर है? क्योंकि अभी भी बहुत छोटे छोटे केसेस लाइक डिजिटल अरेस्ट का केस हो गया या डी फेक का केस हो गया, ऐसे केसेस आ जाते हैं। तो हमें और कितने प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने की ज़रूरत है इन फ्यूचर के लिए? देखिए, अगर एक्चुअल आंकड़े की बात करें तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, और जो एनसीआरबी का जो स्टैटिस्टिक्स आता है मैं उसको मानता हूं कि वो टिप ऑफ द आइसबर्ग जो होता है ना, ये 0.001% है जो एक्चुअली रजिस्टर्ड है, मैक्सिमम केसेस रजिस्टर्ड होते नहीं। तो ये केसेस जो हैं बहुत बढ़ रहे हैं, जो रिपोर्ट होते हैं वो न्यूज़ में आते हैं, बट बहुत लोग शर्म से रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। अंडर रिपोर्टिंग का साइबर के केस में ये मामला है। और अब तो इतने अटैक्स अभी बढ़ेंगे आने वाले टाइम में, और एआई ड्रिवन अटैक्स बढ़ेंगे कि यहाँ पे केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे यहाँ पे। तो अगर हम बात करें कि क्या हम तैयार हैं, तो मेरा ये मानना हो कि भारत सरकार बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है, और इसलिए जो आप मीटिंग की बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, फाइनेंस में, तो उनको मालूम है कि ये एक इशू है, कैसे काउंटर करना है, उसके लिए एजेंसीज को तैयार किया जा रहा है। जिससे भारत सरकार में I4C, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एजेंसी MHA, जो साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम को हैंडल कर रही है। दूसरी एजेंसी हमारी सर्टेन है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, जो कि कोई भी इंसिडेंट हुआ तो इंसिडेंट का रिस्पांस कैसे होगा, मान लीजिए कोई लार्ज स्केल साइबर अटैक होता है तो कैसे उस इंसिडेंट का रिस्पांस दिया जाएगा, किस तरह से दिया जाएगा, उसके लिए हमारे पास एजेंसी है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो NCIIPC है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। तो इस तरह की एजेंसीज़ हैं। पॉलिसी स्ट्रैटेजीज़ पे वर्कआउट किया जा रहा है। ऑफिस ऑफ द नेशनल साइबर कोऑर्डिनेटर है हमारे नेशनल साइबर कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि खुद बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ और इस पर काम कर रहे हैं। बट ये टाइम के साथ, क्योंकि ये एवर इवॉल्विंग स्पेस है, आप कितना भी स्ट्रैटेजी, कितना भी कुछ बना लीजिए। अब जैसे AI आपने देखा, आपने खुद बताया कि 20 साल पुरानी वल्नरेबिलिटी से वहाँ 20 साल पहले आपको कोई वल्नरेबिलिटी थी या 0 डे था, उसके बारे में जिसने उस एप्लीकेशन को बनाया, मोज़िला को खुद नहीं मालूम था कि वो वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन जैसे मिथोस ने उसको 20 साल पुराना वो जो बैकडोर था उसको आइडेंटिफाई कर लिया और ये निकाल दिया। तो वही ये एवर इवॉल्विंग है कि किस तरह से चीज़ें मूव करेंगी आने वाले टाइम में। अभी तो हम बोलते हैं कि ANI
कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस मोड अभी क्रॉस किया है, एजेंटिक एआई के मोड में अभी हम आए हैं। अभी इसके बाद हमारे पास एजीआई आएगा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, फिर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आएगा, फिर ऑटोनोमस सुपर इंटेलिजेंस। तो इस तरह से ये पूरा भी एक रोड मैप बना हुआ है और उस रोड मैप का ये एवर इवॉल्विंग रोड मैप है। आपने अभी बात करी जीरो डे वल्नरेबिलिटी की, तो एक आम आदमी की भाषा में समझना चाहूँगा कि जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या होता है? जीरो डे का मतलब आप कह लीजिए कि एक छुपा हुआ एक दरवाज़ा है, अच्छा, जो आपके शायद फ़ोन में या कोई भी डिजिटल डिवाइस में है, और उस दरवाजे के बारे में ना आपको मालूम है, ना जो उस दरवाजे को बनाया, जैसे जिस कंपनी मतलब का डिवाइस जिसने है, इस फोन को इजाद किया है, इसके पीछे के सॉफ्टवेयर डेवलप करे हैं, उसको भी नहीं मालूम है कि इसमें क्या खामियां हैं। जिसको वेपन के, जैसे आज के दिन में जितने भी जैसे नेशन स्पॉन्सर्ड अटैक की बात करें, जो कंट्री किसी अटैक को स्पॉन्सर करती है और हैकर्स को स्पॉन्सर करते हैं, तो उन लोग इस तरह के वेपन्स बना के रखते हैं कि कल को किसी कंट्री के साथ अगर उनकी नहीं बनी तो यही जीरो डे का यूज करके उनके सिस्टम्स को हैक करते हैं। तो अच्छा। ये अंडरग्राउंड मार्केट में भी बिकता है और करोड़ों में बिकता है इस तरह के वेपन्स। तो आपको जैसे हो सकता है कि कुछ ऐसे जीरो डेज हैं जिसको जो भी टेक प्लेटफॉर्म जो आज हम यूज़ करते हैं, चाहे गूगल यूज़ करते हैं या मेटा यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कंपनी का हम एप्लीकेशन का हो सकता है उनको भी नहीं मालूम होगा, जो कि आने वाले टाइम में यही एआई आइडेंटिफाई मिलियंस ऑफ लाइंस को, कोड्स को पढ़ करके निकाल के आपके सामने पेश कर देगा। डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है, बट चैलेंजेस ऑफेंस वहाँ पे। सो आपने जैसे बताया कि आने वाले टाइम में एआई इतना ऑटोनॉमस हो जाएगा कि ये खुद को कंट्रोल और डेवलप करने लग जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में एक आम आदमी के लिए या किस टाइप के चैलेंजेस इन फ्यूचर देखने को मिल जाएंगे? देखिए, चैलेंजेस तो यहाँ पे इसमें ये मानना है मेरा कि अभी के हिसाब से ह्यूमन इन द लूप है। जैसे कुछ भी अगर ये हो रहा है तो ह्यूमन ओवरसाइट है एआई में। तो कुछ भी अगर लगता है कि एआई कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, तो अब क्या कर रहे हैं लोग, गार्ड रेल्स बनाना स्टार्ट करें कि क्या क्या उसके गार्ड रेल्स होंगे, क्या क्या बाउंड्रीज होंगे। आपने सुना होगा डिस्कशन अलग अलग अभी यूएन के इंटरनेशनल फोरम्स में अलग अलग जगह बात हो रहा है। ITU एआई फॉर गुड इवेंट कर रहा है और सब जगह बात यही है, ट्रस्टवर्दी एआई कैसे बने, एथिकल एआई कैसे बने, रिस्पॉन्सिबल एआई कैसे बने। तो इस चीज़ों पे भी बातचीत कर रही है। लेकिन आम आदमी को अगर बात करें तो आम आदमी को चैलेंजेस तो अलग अलग तरह के आएंगे ही यहाँ पे, लेकिन अगर राइटली अगर समझ जाएं कि एआई टूल्स का कैसे यूज़ करना है, किस तरह से सिक्योर करना है, और जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल दिया, जैसे ओपन फ्लो का एग्जांपल दिया, थ्रो अबाउट ट्रेनिंग लेकर के अगर जान जाए कि ओपन फ्लो को कैसे राइटफुली यूज़ करना है, तो आप समझिए कि आप अपना खुद का एजेंट तैयार कर सकते हैं अपने लिए। वो एजेंट जो आपकी सुरक्षा में रहेगा हमेशा 2400 घंटे 7 दिन वहाँ पे। तो थोड़ा सा मेहनत है इसमें। यहाँ पे लार्ज स्केल, वही बात को दोहराऊंगा, यहाँ पे लार्ज स्केल अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव की ज़रूरत है, जहाँ इन चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दिया जाए, लोग को हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल कराया जाए और उनको बताया जाए कि आप खुद का अपने एजेंट्स कैसे बना सकते हैं, कैसे आप अपने एजेंट्स को तैयार कर सकते हैं ताकि इस तरह के अटैक्स को रोका जा सके। कंपनीज़ का भी रोल आ जाता है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि टेक्निकली उतना साउंड नहीं हो सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ कंपनीज़ को ऐसा करना चाहिए कि इसको एज अ सर्विस भी ऑफ़र करना चाहिए कि कैसे आप वल्नरेबल पॉपुलेशन को, जैसे बच्चे हैं, बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए इस तरह के कंटेंट से, सीनियर सिटीज़न को कैसे सुरक्षित रखा जाए इस कंटेंट से। तो वो भी कुछ इस तरह के मॉड्यूल्स डेवलप कर सकते हैं जो कि इस तरह के अगर अटैक्स जनरेट हो रहे हैं, ऑटोनोमस साइबर अटैक्स आ रहे हैं, तो ऑटोनोमस डिफेंस भी हो सकता है। तो कैसे वो डिफेंस काम करेगा, कैसे उस वल्नरेबल पॉपुलेशन को बचाएगा। और एक दो कॉन्सेप्ट में हम लोग काम कर रहे थे जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ हीलिंग। एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग, ये अभी नहीं, ये एआई बस से पहले से हम लोग काम कर रहे हैं। क्या है ये सेल्फ हीलिंग? सेल्फ हीलिंग का मतलब यही है कि आप पे अगर साइबर अटैक हुआ तो आपका जो एप्लीकेशन है वो अटैक को डिटेक्ट करेगा और अपने आप को हील कर देगा ताकि वो अटैक आगे नहीं हो, या डिफेंड कर लेगा, आप समझ जाए। वो अटैक को आगे जाने ही नहीं देगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है एआई वर्सेस एआई, बट यहाँ की सेल्फ हीलिंग ऑटोनोमस एजेंट बैठा हुआ है, वो एजेंट डिटेक्ट किया, बिहेवियर एनालाइज किया अटैक का और उसको वहीं पे अटैक को रोकने का काम किया। तो सेल्फ रीजनिंग, साइबर रीजनिंग, इन चीज़ों पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं और होपफुली कुछ इसमें प्रोग्रेस भी आ जाएगा 2-3 महीनों में। तो कुछ चीज़ों पब्लिक के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि किस तरह के डिफेंस जो अटैक हो रहे हैं तो उनको कैसे बचाया जा सके। तो हम लोग कुछ मॉड्यूल्स हम लोग भी रिलीज़ करेंगे इसमें, बट इट इज़ इन मेकिंग राइट नाउ। अच्छा, जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका ना चेक एंड बैलेंसेस करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में ड्रग ट्रायल करते हैं, एविएशन में सर्टिफिकेशंस करते हैं,
तो जब एआई जैसे सॉफ्टवेयर्स पे हम डेवलप करते हैं तो क्या वहाँ पे कोई ब्रेक्स या चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है? कहीं कहीं पे है, जैसे यूरोप में बात करें तो यूरोप में है, अभी यूके का सेफ्टी इंस्टीट्यूट भी है, एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट बोलते हैं, तो ये एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट्स अब बन रहे हैं। भारत में भी उसकी तैयारी हो गई है एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट के गठन के लिए। तो अलग अलग कंट्रीज़ में ऑलरेडी एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट बन रहा है, जिसका काम यही है जो आप बता रहे हैं कि उसको टेस्ट करें, टेस्ट करने के बाद अगर क्या गार्ड रेल्स होने चाहिए, गार्ड रेल्स उसको इस्टेब्लिश किया ताकि उसका जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव अचीव करे, उसके बाहर कुछ नहीं करे। तो अलग अलग चीज़ अभी ये इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म में आ रहा है, रेगुलेशंस बन रहे हैं, नेशनली बन रहे हैं, फेडरली बन रहे हैं। अब यूएन ने भी एक एआई का एक साइंटिफिक कमिटी एस्टैब्लिश किया है, जहां भारत से भी एक रिप्रेजेंटेटिव है। वहां पे ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है जो कि यही चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से एआई का फ्यूचर होगा, रिस्पॉन्सिबल एथिकल एआई कैसे बनेगा। तो बन रहे हैं, उसको अब बस स्ट्रैटेजाइज की एक तो यूएन के लेवल पे अभी बातचीत चल रही है, कंट्री के लेवल पे भी बातचीत चल रही है, और भी एजेंसीज को भी इंगेज किया है जिसका रोल है एआई पे। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन है कि जैसे अगर बात करें कि हम लोग जैसे अब इंटेलिजेंस बना रहे हैं, अब इंटेलिजेंस बना के कंट्रोल कौन करेगा? Exactly. ये अब मान लीजिए कि हम इंटेलिजेंस पूरा बना रहे हैं यहाँ पे और उसका कंट्रोल कोई दूसरा कंट्री करेगा, तो वो भी हमारे लिए एक इश्यू है, जिसके लिए आज हम लोग एक और डिस्कशन में जा रहे हैं कि सॉवरेन एआई, कि अगर हम यहाँ पे इतना इंटेलिजेंस इतना कुछ गैदर कर रहे हैं तो वो हमारे पास ही रहे, ऐसा नहीं कि हमारा इंटेलिजेंस कोई और यहाँ पे ले जाए। तो कंट्रोल जो करेगा, तो अब पहले होता था कि ऑयल लोग से माना जाता था कि अब मेरा ये मानना है कि इंटेलिजेंस इज द नेक्स्ट ऑयल, डेटा इज द नेक्स्ट ऑयल को अब हम पास कर चुके हैं, इंटेलिजेंस इज द नेक्स्ट ऑयल, और इसको हमें सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। सो आज की डेट में हम एज अ कंट्री एआई में कहाँ खड़े हैं? हम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और एआई इम्पैक्ट समिट में आपने देखा होगा कि हमने बहुत इनफैक्ट अच्छे अच्छे इनोवेशंस भी आए, और सर्वम के बारे में आपने सुना होगा। सर्वम ऑलरेडी बहुत सारा, इवन स्पेस में भी अभी न्यूज़ आपने सुना हो कि उन लोग बहुत सारे इनोवेशंस पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कंपनी स्टार्टअप, हम खुद का भारत जेन की टीम है जो कि काम कर रहे हैं, जेन एआई पे काम कर रहे हैं, मॉडल्स पे काम कर रहे हैं। तो अच्छे अच्छे इनोवेशन अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हो रहे हैं यहाँ पे। और इंटरेस्टिंगली मैं ये माना आईआईटीज़ तो कर रहे हैं, आईआईटीज़ के अलावा टीयर 2 टीयर 3 इंस्टीट्यूशन से भी अच्छे अच्छे इनोवेशंस आ रहे हैं वहाँ पे, जो कि स्टूडेंट्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे साथ खुद कुछ स्टूडेंट्स हैं जो टीयर 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, और टीयर 3 सिटीज़ में जो बहुत पैशनेट बच्चे हैं, वो अच्छे अच्छे इनोवेशंस लेकर के आ रहे हैं। तो हम अच्छा उसमें कर रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि थोड़ा और सपोर्ट की ज़रूरत है, सरकार को थोड़ा और R&D फंड पंप करने की ज़रूरत है। बहुत किया भी गया, लेकिन और अगर थोड़ा सा आए तो हम आगे बढ़ के कंट्रीज़ में हम लीड कंट्री बन सकते हैं। और जिस तरह का इंटेलिजेंस हमारे पास इंडिया में है, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि हम इस एआई रेस में भी हम सबसे आगे आने वाले टाइम में निकलेंगे यहाँ पे। अच्छा, एंथ्रोपिक की बात करें और एक आम आदमी के नज़रिए से सोचूं तो ऐसा नहीं लगता है कि ये कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, पहले डर फैलाओ, फिर आपके कॉम्पिटिटर्स का मार्केट शेयर गिर जाता है, आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। तो ये क्या एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो नहीं है, ये एक्चुअली है? देखिए, मैं ट्रेडिशनली अगर आपसे बात करता हूँ, आप कुछ केसेस पास्ट में भी ऐसे हुए थे, ऐसे हुआ था, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, बट सॉफ्टवेयर फील्ड में ही ऐसे कुछ केसेस हुए थे। पहले वायरस के बारे में बताया जाता था, फिर उसका एंटीवायरस डेवलप किया गया। तो कहीं ये वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो नहीं है जो पास्ट में यूज हुई है? बिल्कुल। सो मतलब ऐसे फॉर्मली बोलना सही उचित नहीं होगा मेरे लिए, लेकिन जनरली जो देखा गया है, सिक्योरिटी डर का ही तो एक तरह से गेम है। आप जब तक डरेंगे नहीं तो आप सिक्योरिटी कहाँ लगाएंगे यहाँ पे। और यही जो आपने एंटीवायरस कंपनीज का बोला कि वायरस आते थे, फिर उसका एंटीवायरस आता था, और इस तरह से तो बहुत जगह बिजनेस भी है, अपॉर्चुनिटी। अब इस केस में ये है या नहीं है, ये तो मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊँगा इस चीज़ पर। बट जनरली जो सिक्योरिटी इंडस्ट्री है इसी तरह से है। आपको जब तक कोई, जैसे हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, और मैं अगेन अर्ली 2001-2 की बात बताऊंगा, हम लोग को वल्नरेबिलिटी निकाल के बताते थे कि आपके सिस्टम में ये वल्नरेबिलिटी है, हमें आपके सिस्टम का एडमिन एक्सेस मिल गया, हम आपके सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। मैनुअली जब करते थे हम लोग, तो वहाँ पे उससे पहले लोग को कोई सिक्योरिटी समझ में नहीं आती। बट एक बार देखा कि अरे मेरे ईमेल का एक्सेस इसने ले लिया,
मेरे सर्वर का एक्सेस ले लिया, तो वो आते थे कि आप आइए हमें मदद कीजिए। तो ये ऐसे ही चला आता है। और ये बग बाउंटी और डिफरेंट प्रोग्राम्स बड़े बड़े कंपनीज इसलिए लॉन्च करते हैं ताकि इस तरह के बग्स को रिपोर्ट कर दिया जाए, और ऐसे लोगों को हॉल ऑफ फेम और बग बाउंटी का अच्छा बाउंटी भी दिया जाता है लोगों को। तो ये पूरा लेकिन एरिना बदल जाएगा विद एआई। हमारा सबसे बड़ा डर होता है हमारा पैसा। अगर एक आम आदमी के नाते उसका पैसा ही उसका सब कुछ होता है, तो हमारा पैसा हमारे बैंक में है। और मिथॉस एआई जैसा आपने कहा कि अगर गलत हाथों में पड़ जाए और साइबर अटैक्स हो जाए, तो आज की डेट में हमारे बैंकिंग सेक्टर्स कहाँ पे खड़े हैं? देखिए, और बैंकिंग कितनी क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं हम ऐसे अटैक्स को? बैंकिंग सेक्टर्स एक्चुअली मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा इनोवेशंस कर रहे हैं यहाँ भारत में, और सिक्योरिटी और सेफ्टी, प्रिवेसी, हर तरह के जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर आप देख लें तो उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे इनोवेशन R&D में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब ये अगर मैं बोलूँ कि अगर उनको इस तरह का मिथो जैसा अगर बैड एक्टर्स को मिल जाएगा, वो मैं ऐसा कहूँगा कि वो उनको मिल ही जाएगा। अगर मगर की बात नहीं है। हाँ, मिलेगा पास आएगा ही जाएगा और जल्दी आ जाएगा उनके पास। और अगर अब मिथोस नहीं मिलेगा तो मिथोस के जैसा कुछ दूसरा चीज बना के ले आएंगे जो कि एग्जैक्टली मिथोस के जैसा होगा। तो क्योंकि अब क्लॉड कोड और इस तरह के ज़माने, अब तो आपको कोडर्स भी नहीं चाहिए, अब तो बस आपको ऑर्डर देना है कि आपको क्या चाहिए और आपके पास वो चीज़ हाजिर हो जाएगी। तो उनके पास आप समझ लीजिए कि आ गया है। अब आ गया, इसके बाद क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रेजिलिएंट कैसे रहें। तो अगर आपको रेटिंग करना हमारी बैंकिंग सेफ्टी की, तो आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से मैं बोलूँगा अभी नंबर देना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब बैंक्स अलग अलग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। लेकिन जो गाइडलाइंस निकले हैं भारत सरकार के द्वारा, RBI के द्वारा, सर्टिन के द्वारा, ये डिफरेंट एजेंसीज ने निकाला है, अगर वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो दे आर फेयरली सेफ। और मैं बोलूँगा रेजिलिएंट, मैं बार बार बोलूँगा कि यहाँ पे 100% सेफ्टी सिक्योरिटी की बात हो ही नहीं सकती है। यहाँ ये हो सकती है कि अटैक हुआ तो आप अटैक को रोक कैसे पाएँ, डैमेज को कैसे मिनिमम कर पाएँ और अपने सिस्टम्स को कैसे ऑपरेशनल रखें ताकि कंप्लीट ब्लैकआउट नहीं हो। आपका जो आपने बोला आपका हार्ड एंड पैसा बैंक में रखा हुआ है, वो पैसा निकल के कहीं नहीं चला जाए। अगर यही इतना बैंक्स कर लें तो दैट मीन्स मिशन अकम्प्लिश्ड है। वहाँ पे हर अटैक को रोकना पॉसिबल नहीं है जिस तरह से चीज़ें डेवलप हो रही है। कुछ ना कुछ अटैक्स होंगे जो कि आपका कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे वहाँ पे। हाँ, तो शायद अभी RBI ने जो गाइडलाइंस जारी करी हैं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, वो कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स हैं जो इस टाइप के साइबर अटैक्स को रोकने में मदद करेंगे एकदम। तो और इस तरह के मेजर्स को कॉन्स्टेंटली, अब जैसे RBI और जितने जो एजेंसीज हैं उनको कॉन्स्टेंटली इवॉल्व भी करना पड़ेगा। जैसे अभी पहले क्या कि एक गाइडलाइन निकाल लिया, हो सकता है 4-5 साल तक वो वैलिड रहा। आज के दिन में कि गाइडलाइंस और एडवाइजरीज तो एवरी डे एवरी वीक निकलेंगे जिस तरह से चीज़ें वल्नरेबिलिटी पता है। तो जैसे आपको एक लूप होल पता चले कि दरवाज़ा खुला है या एक आपको एक वल्नरेबिलिटी मिला आपके एप्लीकेशन में, उसको कैसे पैच हो और उस तरह से बाकी जो उस सेक्टर के अगर कोई एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं उनको भी डिसेमिनेट करना। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर कोई भी इस तरह का मिला इन्फॉर्मेशन, एक बैंक शेयर किया कि मेरा इस तरह से किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की, उसको तुरंत बाकी बैंक्स के साथ शेयर करना ज़रूरी है और उनको इमीडिएटली अपने अपने जो भी वल्नरेबिलिटीज उसको पैच करना जरूरी। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का बहुत मेजर अहम रोल, पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द बैंक्स और कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है बैंकिंग सेक्टर में। एग्जैक्टली। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कल को कुछ भगवान ना करे अगर कोई ब्रीच हो जाए या अटैक हो जाए तो उसके बारे में चुप नहीं रहना है और उसको रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोग ये भी करते हैं क्योंकि बिजनेस इशू है, रिपोर्ट किया और आजकल तो ब्रीच के ज़्यादा CEO की नौकरी भी चली जा रही है कि उनका डेटा चोरी हो गया इस तरह से। तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा शाई अवे होते हैं। बट मेरा ये मानना है शाई नहीं हो और अलग अलग सरकार को भी इस तरह से रूल्स निकालने चाहिए कि अगर ब्रीच तो सबके साथ होता है, ब्रीच को अगर टाइमली रिपोर्ट कर दिया, जैसे सर्टिन का है 6 घंटे के अंदर आपने रिपोर्ट कर दिया, 6 घंटे 12 जैसे भी रूल्स बोलता है, टाइमली अगर रिपोर्ट कर दिया तो उससे आपको सेफ्टी मिलेगा। बाकी अदर बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशन जो भी हैं उनको भी सेफगार्ड किया जा सकता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आम आदमी जो आपका और हमारा शो देख रहा है, जिसके अकाउंट में 50,000 है, 10,000, 20,000 वॉट एवर, ठीक है, अगर उसके साथ फ्रॉड हो जाता है या उसको लगता है कि उसका फ़ोन हैक हो गया, तो वो कैसे पता करे कि मेरे फ़ोन पे अटैक हो गया या मेरे बैंक से पैसे निकल गए हैं और मुझे क्या सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए? सबसे पहले तो कोई भी वो मैं एक सिंपल टिप्स हैं जो कि मैं शायद पहले भी बताया हूँ लेकिन मैं उसको दोहराऊंगा। देयर आर नो फ्री लंचेस। कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री नहीं मिलती है।
तो अगर आपको कोई एक लिंक भेज रहा है, आपको कोई फ्री में लोन दे रहा है, या इस तरह से आजकल चैट में भी कॉमन चला हुआ है कि आपका लोन अप्रूव हो गया है, स्टेटस चेक करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें, इस तरह के चीज़ों, अगर कुछ अट्रैक्टिव ऑफर आ रहा है, कोई आपको आईफोन 17 प्रो 5000 में दे रहा है, इस तरह के अगर अट्रैक्टिव ऑफर आ रहे हैं तो उसको क्लिक ना करें। लोग बहुत बार क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि क्लिक करके देख लें कि आखिर ऑफ़र क्या है। वो क्लिक करना ही आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि आप जैसे क्लिक करेंगे आपका फ़ोन, मोबाइल या जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वो हैक हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, और वो रिमोटली कोई कंट्रोल कर सकता है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें आपको है कि आपको एकदम ध्यान देना है, अवेयर आपको रहना है कि कोई भी अनजान लिंक, अनजान फोटोग्राफ या कोई एक एप्लीकेशन भेजे या कोई आपको नोटिस भेजे सीबीआई, ईडी, पुलिस के तरफ से कि ये नोटिस है, इसको नोटिस को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड भी नहीं करना है, ना रिस्पॉन्ड करना है। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि किस तरह के आपको नए नए इमेजेस आ रहे हैं या एपीके आ रहा है, कोई आपको शादी का एक इन्विटेशन दे रहा है कि आप मेरे यहाँ वेडिंग अटेंड कीजिए अननोन नंबर से, तो कभी भी इन चीज़ों पे क्लिक नहीं करें। फ़ोन में हमेशा एक एंटीवायरस एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंटीवायरस एप्लीकेशन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर भारत की बात करें तो क्विक हील एंटीवायरस एक अच्छा है, देन आपका बिट डिफेंडर टोटल सिक्योरिटी एक अच्छा एप्लीकेशन। तो इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कि अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, जैसे अवास्ट एवीजी फ्री है, कोई चार्ज नहीं है उसका, तो उसको आप डाउनलोड करके रखें। आईफोन यूज़र हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आईफोन के अंदर आपको सेटिंग्स में जाके लॉकडाउन मोड एक होता है, उस लॉकडाउन मोड को सेटिंग्स में जा करके आप उसको इनेबल कर लें। लॉकडाउन मोड एक अच्छा फीचर है जो एप्पल देता है, जिसमें आप अगर आपके फ़ोन को कोई टारगेट कर रहा है या हैक करने की कोशिश कर रहा है तो एप्पल भी मॉनिटर करता है और आपको रिपोर्ट करता है कि आपको, और अगर फ़ोन हैक हो चुका है और कहीं भी एप्पल इंटेलिजेंस से उसको पता चलता है कि ये फ़ोन हैक हुआ हुआ, तो आपको ईमेल, बाकायदा ईमेल पे अलर्ट भी जाता है इस चीज़ का। तो ऐसे ऐसे चीज़ें आप मोबाइल कंपनीज भी कोशिश कर रही हैं कि अब एंड यूज़र को आप 10 चीज़ बताएं कि ये भी डाउनलोड करो, ये भी डाउनलोड करो, ये कोई पॉसिबल नहीं है। बैकएंड में ही एप्लीकेशन गूगल भी काम कर रहा है एंड्रॉयड में कि सेफ्टी सिक्योरिटी को इनबिल्ट कर रहा है वहाँ पे, ताकि कोई भी इस तरह की चीज़ें हों, इंस्टॉल करने की कोशिश करें या कोई मलिशियस एक्टिविटी होने की, तो इमीडिएटली लोगों को अवेयर किया जा सके आगे। बट वो एंटीवायरस कंपनीज और इनफैक्ट प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स तो कर रहे हैं, बट एंड यूज़र को इतना ही जानना है कि कोई भी ऐसे अट्रैक्टिव ऑफर्स के पीछे नहीं भागना है, कोई भी डराने की कोशिश करे तो उसके चक्कर में नहीं फंसना है। और तीसरा, अगर एक बहुत सारे रोमांस स्कैम भी आते हैं कि अगर कोई आपको अनजान लड़का या लड़की अप्रोच कर रहा है दोस्ती करने के लिए, तो वो भी हो सकता है वो एक एआई बेस्ड अटैक है जो आपको भेजा जा रहा है, या आजकल एआई बॉट्स हैं, एआई बॉट्स, एग्जैक्टली। तो बॉट्स के फॉर्म में वो अटैक आपको आ रहा है और आपको लग रहा है कोई एक्चुअल ह्यूमन है वहाँ दूसरे साइड में, तो उससे आप थोड़ा सा बच के रहें। वही मैं जनरल यूजर्स को एडवाइस। आपने एक शब्द कहा था, फ्री लंचेस नहीं होते हैं, कुछ भी फ्री नहीं होता है। अच्छा, जब आप और हम ये डिस्कशन कर रहे हैं और हमारे कैमरे के पीछे हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वीडियो जर्नलिस्ट हैं अखिलेश सिंह जी, ठीक है, उनके साथ रिसेंटली एक केस हुआ। उन्होंने किसी भी ऐसे लिंक्स पे क्लिक नहीं किया या फिर कहीं से कुछ डाउनलोड करने की कोशिश नहीं करी, कोई मैसेज नहीं आया, उनके पास बैंक से कॉल आया, बाकायदा बताया गया कि भाई आपके अकाउंट से इतने पैसे डिलीट चले गए हैं, विड्रॉ हो गए हैं, ठीक है। तो इन्होंने साइबर कंप्लेंट करी, बैंक को भी मेल करके आगाह किया कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है। अब मैं समझना चाहता हूँ कि जब मैंने अपने फ़ोन से कुछ किया नहीं, फिर कैसे मेरे फ़ोन से साइबर फ्रॉड हुआ? अब यहाँ पे एक तो फिलहाल मैं अखिलेश जी को भी यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बैंक की लायबिलिटी बनती है। और उस केस में मेरा पैसा, मतलब अब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे अकाउंट में सपोज 20,000 रुपए और वो भी चले गए, ठीक है, तो अब मेरे लिए तो पूरा महीना चलाना है, तो बैंक की क्या लायबिलिटी और मुझे मेरा पैसा कितनी जल्दी, अगर मैं विद इन टाइम में रिपोर्ट करता हूँ तो कितनी जल्दी मिल सकता है? हाँ, तो अब इसमें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखते हैं लॉगिन करने समय बैंक एक लंबा चौड़ा ये देता है आपको, एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाता है कि आप अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे, ये नहीं करो, और उसके आप लास्ट में आप आई एक्सेप्ट करते हैं। हाँ। अब बैंक का कहना ये है, बैंक इसलिए ये चीज़ बताता है ताकि बैंक बोलता है मैंने यूज़र को ऑलरेडी बता दिया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आधी जनता तो उसको पढ़ती भी नहीं है, स्क्रॉल डाउन किया, आई एक्सेप्ट कि मुझे बैंकिंग करना है, ट्रांजैक्शन करना है। बट जो लोग पढ़ते भी हैं तो उनको पहले तो वो टिप्स फॉलो करना चाहिए, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया, जैसे ना उन्होंने कोई अनजान लिंक पे क्लिक किया, ना एपीके डाउनलोड किया,
या किसी को फ़ोन पे OTP पता अगर नहीं किया है तो यहाँ पे बैंक की लाइबिलिटी बनती है। आपको इमीडिएट एज सुन एज पॉसिबल बैंक को बताना होगा और बैंक फिर आपको जो भी आपका पैसा कटा है थ्रू इंश्योरेंस हो कोई भी प्रोसेस से करके वो बैंक की लाइबिलिटी की वो पैसा आपको रिटर्न करें। वहाँ पे RBI ओम्बड्समैन में जा सकते हैं या फिर आप अगर बैंक से थोड़ा आनाकानी होती है तो आपको RBI ओम्बड्समैन में जाना चाहिए। ओम्बड्समैन में चले जाएं, cybercrime.gov.in पे चले जाएं जो गृह मंत्रालय की पोर्टल है। ये दो और अगर कहीं से कुछ नहीं हुआ तो एक भारत सरकार की एक और पोर्टल है जिसका नाम है GAC, ग्रीवांस एपलेट कमिटी है, जो भारत सरकार की वेबसाइट है gac.gov.in। यहाँ पे जाके आप अपना ग्रीवांस बताएं, उसके बारे में बताएं कि कौन सा वो एंटिटी है, जैसे कोई बैंक है या कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका ऐसा हैकिंग इंसिडेंट हुआ और यहाँ पे आपका पैसा नहीं मिला, या तो कोई केस हो सकता है कि आपका हो सकता है यूट्यूब चैनल हो और वो यूट्यूब चैनल का आपको एक्सेस वापस नहीं मिल रहा और वो प्लेटफॉर्म भी मदद नहीं कर रहा है, तो gac.gov.in पे जा करके आप मदद ले सकते हैं वहाँ पे, जो कि भारत सरकार का ग्रीवांस एपलेट कमिटी है वो हैंडल करता है ऐसे कंप्लेंट्स को और वो सीरियसली लेता है ऐसे क्राइम्स को। अभी अभी आपने बताया कि जैसे आपका यूट्यूब चैनल है और वो आपका डिलीट हो गया, नहीं मिल रहा, हैक कर लिया किसी ने, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आजकल बहुत सारी एड्स आ रही हैं कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल हैक हो जाता है या फिर डिलीट हो रहा है व्हाटएवर, अगर आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फेसबुक या यूट्यूब चैनल वापस लाना है तो क्या प्रोसेस आपने बताया, क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले तो अभी अंडर IT रूल्स 2021 जो अभी फिर अमेंड भी हुआ है, हाँ। IT रूल्स के अंदर हर प्लेटफॉर्म को एक नोडल ऑफिसर, ग्रीवांस ऑफिसर बोलते हैं, डिप्यूट करना है और सब ने कर भी दिया है यहाँ पे। तो सबसे पहला स्टेप है, अगर यूट्यूब है तो यूट्यूब का ग्रीवांस ऑफिसर है, उनके पास आप एक फॉर्म है जहाँ पे उनको कांटेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब के वेबसाइट पे। ग्रीवांस आप करेंगे ग्रीवांस स्पेस यूट्यूब तो आपको आ जाएगा वहाँ पे उनका लिंक पे आप रिपोर्ट कर देंगे। लिंक पे पहले उनको आप टाइम दें 1 दिन का 2 दिन का, उसमें कुछ होता है 24 to 48 आवर्स कुछ उसमें है, या अगर उन्होंने नहीं अगर आपका इशू को रिजॉल्व किया, आपकी यूट्यूब लिंक आपको वापस नहीं मिली या आपका ईमेल आपको वापस नहीं मिला, तब दूसरा स्टेप है कि आप भारत सरकार के पास जाएंगे gac.gov.in इस वेबसाइट पे और अपना ग्रीवांस को वहाँ पे डालेंगे, इशू बताएंगे। आप ये भी बताएंगे कि मैंने उस प्लेटफॉर्म को या उस एंटिटी को कांटेक्ट किया लेकिन अभी तक वहाँ से कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर वो फर्दर उसको वहाँ पे भारत सरकार इंटरवीन करती है और इंश्योर करती है कि आपको चैनल या ईमेल या जो भी आपका एसेट जो आपका गया है वो आपको वापस मिले, जो आपका खुद का है। और अच्छा, एंथ्रोपिक पे बात कर रहे हैं हम। एंथ्रोपिक हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ नया लॉन्च ही कर रहा है। पहले IT सेक्टर में खलबली मची थी, फिर बैंकिंग सेक्टर में खलबली मची है, अब आगे क्या है? हेल्थ केयर, डिफेंस, न्यूक्लियर, आखिर ये जाके कहाँ रुकेगा? मतलब कहीं तो रुकना होगा। ये फिलहाल तो ये AI रेस है, हर किसी को इस रेस में आगे दौड़ना है और कोई ब्रेक नहीं है इस AI रेस में। अभी तक कोई ब्रेक नहीं है इस तरह से, तो इसलिए तो ग्लोबली अभी बात चल रही है कि वो जो आप बोल रहे हैं कि कहाँ रुकना है, हाँ, वो आखिर गार्ड रेल्स कहाँ है, तो उसी पे अभी चर्चा चली कि कहाँ पे आखिर वो स्टॉप पॉइंट कहाँ है जहाँ पे रुकना है, जहाँ पे हमें देखना है कि इसके बियॉन्ड अगर गया तो चीज़ें कि हाँ, मतलब मानवता या ह्यूमन लाइफ कहीं खतरे में ना पड़े। बिल्कुल। तो उस पर अभी फिलहाल तो क्या है कि अभी सब जगह लोग इनोवेट कर रहे हैं। अभी जैसे आज के दिन में अगर हम बात करें डिज़ाइंस की, तो क्लॉड डिज़ाइन को भी ले आया है, डिज़ाइंस एलिमेंट। तो अब आज के दिन में अगर बात करें जो आप क्रिएटिव्स आपके पीछे चल रहा है, जो कंटेंट चल रहा है, पहले ये लोग बैठ डिजाइंड है। हाँ, ये पूरा AI एक प्रॉम्प्ट डाला आ गया, 3D वीडियोस कंटेंट बनाने में शायद आपको पूरे टीम लगती होगी CNBC में, और अब क्या चीज़ है वो सारी चीज़ को आप ऑटोमेटेड प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, बैठे बैठे सेकंड्स में पूरा वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं कि बहुत चेंज हो रही हैं और जॉब रोल चेंज हो रहा है, और इसलिए आज के दिन में एक और रिक्वायरमेंट ये हो गया कि रीस्किलिंग लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लोग को जितना से जल्दी रीस्किल करें, नए जॉब रोल्स में करें, क्योंकि लोग को रीस्किल जॉब्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल में 1 लाख से ज़्यादा लोग IT सेक्टर में सैक हुए हैं। हर जगह आज भी बहुत सारी कंपनीज है, आप सिक्योरिटी कंपनी का नाम नाम नहीं लूँगा, उन्होंने करीब अनाउंस कर दिया कि 20% वो एम्प्लॉय रिड्यूस कर रहे हैं AI के चलते, मेंशन भी किया है। तो ये रिडक्शन होगा, और ये रिडक्शन में वही चीज़ है कि अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से अगर चलते रहेंगे तो शायद से आपकी जॉब आने वाले टाइम में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें अपने आप को रीस्किल करते हैं AI का, कि अगर आप डिज़ाइनर है तो AI का कैसे यूज़ करके आप बेटर अपने प्रोडक्टिविटी को बेटर कर सकते हैं, डिज़ाइंस को बेटर कर सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को अब आने सीखना होगा। हेल्थ केयर की बात करें तो वही चीज़ है
अलग अलग जो सेक्टर्स की बात करें तो उसी तरह से है, ऑटोमोबाइल या कोई भी सेक्टर में बात करें तो एआई का पेनिट्रेशन एवरी सेक्टर में हो चुका है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि नहीं एआई को यूज़ कर रहा है। सो मिसकंसेप्शन में नहीं रहना चाहिए, खुद हाँ, को अपग्रेड करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, तो एजुकेशन में बात करते हैं। एजुकेशन सेक्टर में हम कहाँ पे खड़े हैं और कितनी डीपली हम एआई पे या एआई स्किलिंग में बच्चों पे अवेयरनेस फैला रहे हैं? एजुकेशन सेक्टर में अभी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑलरेडी एआई को स्कूल एजुकेशन में उन्होंने ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्स रोल आउट किए हैं। आई थिंक ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स, क्लास 6 एंड अबव बच्चे हैं, उनको ऑलरेडी एआई के बारे में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कॉम्पिटिशन्स कराए जा रहे हैं। एनसीईआरटी ने अभी ई रक्षा करके कंपटीशन भी किया जिसमें एआई का एक मेजर थीम था। एआई एक्चुअली मेन थीम था, जिसमें लोगों को इनवाइट किया गया, बच्चों को इनवाइट किया गया इनोवेट करने एआई में, और फिर बच्चों को ये कि तो इस तरह की इनकरेजिंग एक्टिविटीज़ चल रहे हैं जो कि चल रहे हैं, क्योंकि आने वाला टाइम में यही है, यही एजुकेशन है। सारी चीज़ धीरे धीरे वही चीज़ होगा कि ऑब्सोलीट हो जाएंगे। अब जो स्कूल में हम प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, स्कूल में हम कोई भी कंटेंट, अब सब कुछ तो एआई से हर चीज़ ड्रिवन हो जा रहा है। कोड अब कोई करेगा नहीं, कोड बैठ के सब बस प्रॉम्प्ट लिखेंगे, कोड जैसे जनरेट हो जाएगा वहाँ पे। तो थोड़ा इस चीज़ में मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में इसमें चीज़ें चेंज होंगी, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और जितने भी एनसीईआरटी, सीबीएसई हैं, ये बोर्ड्स हैं जितने हैं, ये स्टेट बोर्ड्स हैं, इन लोग को एआई को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। और एआई लेवल जितने भी क्लासेस और अलग अलग क्लासेस में फैकल्टीज़ को ट्रेन करना होगा, खो भी रहे हैं, बट इसको एट स्केल धीरे धीरे इसको करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि एआई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हर जगह होगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे क्वांटम, अभी तो एआई का एक बात की, अभी क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं, फिर साथ ही साथ ड्रोन्स आ गए हैं। इस तरह की चीज़ों को अब मेन आई थिंक ये मेजर पार्ट होगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एक स्कूल के करिकुलम में आने वाले टाइम में। एआई का एक यूज़ देखा गया और रिसेंट कई सारे अभी वॉर्स में देखा गया है, एआई वॉरफेयर्स। तो एआई वॉरफेयर्स का जो रिसेंटली यूज़ हम देख रहे हैं उसके बारे में समझना चाहूँगा कि हमने रशिया यूक्रेन में देखा एआई का यूज़, हमने अभी अपना ईरान और इज़राइल के वॉर में देखा कि एआई टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं। हम एआई डिफेंस सेक्टर में कहाँ पे खड़े हैं, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ? हम लोग एआई का भरपूर यूज़ कर रहे हैं। डिफेंस में भी एआई का यूसेज हो रहा है, और अलग अलग अभी जैसे नॉर्थ टेक हुआ था, अभी इंडियन आर्मी ने होस्ट किया था, इस तरह के टेक सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंसेस और अपने शोकेसिंग भी हम कर रहे हैं कि हम किस तरह से आर्मी, नेवी या एयरफोर्स है, किस तरह से वो एआई का यूज़ करके, अगर वेपन्स की बात करें तो कैसे यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो हम अच्छा उसको यूज़ कर रहे हैं। और एआई एक मेजर कंपोनेंट बन गया है अगर डिफेंस के, एआई इन डिफेंस की बात करें वहाँ पे, तो हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। क्योंकि आने वाला वॉर तो मतलब अब फिजिकल होने की बजाय एआई वॉर होगा। एआई वॉर है, और साथ साथ एक और चीज़ अगर देख लें तो एआई इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड की परसेप्शन मैनेज करने में वॉर्स के दौरान। अब जैसे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, तो एआई का यूज़ किया जाता है कैंपेन्स बनाने में, नैरेटिव्स बनाने में, और उसी को यूज़ किया जाता है उस नैरेटिव्स को अलग अलग जगह, अलग अलग प्लेटफॉर्म में डिसेमिनेट करने में। और यहीं पे अगर बात करें एजेंट्स और इस चीज़ की, अब ये क्या साइकोलॉजिकल गेम कुछ होता है? बिल्कुल परसेप्शन मैनेज करने के लिए आपका जो आप जिस तरह से सोच रहे हैं, कहीं पे आपको इस तरह से दिखा दिया जाएगा कि जैसे अभी ईरान और यूएस के बीच में कहीं दिखा जाएगा कि यूएस हार रहा है, कहीं पे दिखा देगा कहीं कुछ है कि इतने सारे टैंक्स बर्बाद हो गए वहाँ पे। तो इस तरह से लोग परसेप्शन, जो एक्चुअल सिनेरियो नहीं होगा ऐसा कुछ, बट आपके दिमाग में ऐसा प्लांट कर दिया जाएगा उस वीडियो से, आपको ऐसा लगने लगेगा। और वहीं पे इस तरह से मेजर जो इस तरह के वॉर हैं उसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है उसका एक बहुत ही अहम रोल होता है कि आपका बाकी सब वेपन्स और इस तरह से तो चीज़ें होती हैं, बट आज के दिन में क्योंकि दुनिया जो है सोशल मीडिया पे है और दुनिया हर प्लेटफॉर्म पे है, तो ऐसा भी नहीं कि इस तरह के कैंपेन सीमित है कि ट्विटर पे होंगे या एक्स पे होंगे या इंस्टाग्राम पे होंगे या फेसबुक पे होंगे, ये सारे प्लेटफॉर्म्स में ये कंटेंट रहेंगे। और जिस तरह के प्लेटफॉर्म, जहाँ कहीं पे रील्स चलता है तो रील्स के फॉर्म में होगा, कहीं पे अगर वीडियो शॉर्ट वीडियोस होगा तो शॉर्ट वीडियोस के फॉर्मेट में होगा। तो हर तरह की इस तरह को स्पेशली प्लान कंटेंट क्रिएट किया जाता है अब नाउ विथ हेल्प ऑफ एआई टूल्स, कि एआई टूल्स का मदद लेकर के इस तरह की कंटेंट्स क्रिएट किया जाते हैं एंड फिर उसको डिसेमिनेट किया जाता है।
और इसमें अब लोग की भी अब आवश्यकता नहीं है एआई वर्ल्ड में। अब यहाँ पहले क्या था कि आपको उतने सारे लोग बनाते थे, लोग अकाउंट्स कंट्रोल करते थे, ये करते थे। अब तो ये पूरा फुल्ली ऑटोनोमस इस तरह के कैंपेन्स चलते हैं यहाँ पे। तो लोग जो गलत यूज़ एक तरह से कर रहे हैं इस तरह के एआई का और एआई एजेंट्स का, इस तरह के कैंपेन्स में भी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी इसका एक तरह से मिसयूज़ हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ देखने में आई है कि सोशल मीडिया का एडिक्शन बढ़ता जा रहा है और खासकर बच्चों में, बच्चों को छोड़िए बड़ों में भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। कब आपका टाइम स्क्रॉल करते करते 2-3-4 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो इस टाइप के एडिक्शन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? एडिक्शन से बचने के लिए अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में या आपका कोई भी, अगर कोई छोटा बच्चा है या कोई सीनियर सिटीज़न है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम उनका बढ़ते जा रहा है, तो मेरा सजेशन होगा हम लोग एक हेल्दी हैबिट्स फॉलो करते हैं। पहले तो घर में आप ऐसा करें कि फ़ोन, जैसे रात में एक प्रैक्टिस बना लें कि रात में जब आप सोने जा रहे हों तो सब लोग आप फ़ोन को अपने डाइनिंग टेबल पे रख दें। शुरुआत वहीं से करें। लोग का क्या है कि आप जब सोने भी जाएं तो आप फ़ोन लेके जाते हैं, फ़ोन रात स्क्रॉल करते हैं। एक तो आपका सोचते हैं कि ठीक है 10 मिनट देखूंगा, 10 मिनट कभी कभी 2 घंटा बन जाता है। एग्जैक्टली। स्लीप डिप्राइव्ड हो जाते हैं कभी कभी आप। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और फ़ोन अगर बगल में रखें तो फ़ोन की घंटी बजती है, फिर आपका स्लीप ब्रेक होता है और फिर आपका इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो ये है कि आप एक हैबिट बना लें कि लिमिटेड फ़ोन यूसेज, काम के लिए फ़ोन यूसेज करें। और टू मच, जैसे अगर 24 घंटा में 20 घंटा अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो मेरी सलाह होगी कि निमहांस में एक क्लिनिक है जिसका नाम है शट क्लिनिक। ये एक इंटरनेट डी एडिक्शन की क्लिनिक है। डॉक्टर मनोज उसको हेड करते हैं। तो वो इस तरह के केसेस में, ये इंटरनेट डी एडिक्शन के क्लिनिक में आप उनसे ज़रूर मिलें। क्या जैसे अल्कोहल रिहैबिलिटेशन सेंटर थे, अब बिल्कुल, इवन एम्स सोशल मीडिया रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बन रहे हैं। एकदम एम्स में भी इंटरनेट डी एडिक्शन सेंटर है। अच्छा, यहाँ पे तो ये 2 जगह है और धीरे धीरे और बढ़ेंगे वहाँ पे। अभी उनके पास भी केसेस फ्लड बहुत वहाँ पे आ रहा है क्योंकि लोग जाते हैं, अपने बच्चे को लेके जाते हैं कि ये 20 घंटा गेमिंग में लगा हुआ है। गेमिंग ठीक है, गेमिंग अच्छा भी है, बट अगर आपको टाइम अगर बहुत ज़्यादा 10 घंटे से ऊपर अगर जा रहा है तो वो थोड़ा मतलब एक्सेसिव गेमिंग भी सही नहीं होता है। तो उस केस में लोग बच्चों को लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे काउंसलिंग होता है और लोग को फिर बताया जाता है कि क्या हैबिट्स फॉलो करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के सेंटर्स हैं। तो बहुत लोग कुछ गलत चीज़ों देखने के लिए एडिक्ट हो जाते हैं, उनको भी अगर एडिक्ट हो गए हैं तो हेल्प अवेलेबल है वहाँ पे जो जा सकते हैं। बहुत बार ये भी हुआ है कि डिस्ट्रेस कॉल्स कि, और ख़ास करके जो डिजिटल अरेस्ट की आप बात कर रहे थे, डिजिटल अरेस्ट में लोग के पैसे निकल गए, हार्ड एंड मनी चला गया और लोग सुसाइडल हो जाते हैं वहाँ एग्जैक्टली। आई मीन फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन आ जाती है। आपका बेटी की शादी है अगले हफ्ते, आज आपका सारा पैसा समाप्त वहाँ पे। तो ऐसे केस में तो होता ही है। तो उस केस में भी हम हाईली इनकरेज करते हैं लोगों को कि ऐसे ऐसे सेंटर्स पे आप बात करें जब ऐसे आपको लगे, सुसाइडल लगे, तो ये सेंटर्स हैं, हेल्प अवेलेबल है, कॉल करना चाहिए ताकि आप इमीडिएटली ऐसा नहीं सोचें कि आपको अब लाइफ ख़त्म करने की ज़रूरत पड़े। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट डी एडिक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इस तरह के इकोसिस्टम जो कि लोग को मदद करने के काम आए और लोग को इस तरह के सिचुएशन से निकालने के काम आए, वो इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू बताना चाहूँगा कि जिस तरह के साइबर क्राइम हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं, कंट्री के अलग अलग पार्ट में बन रहे हैं, बहुत बार देखा गया है कि बच्चे जो हैं जुवेनाइल्स, अंडर 18 इस तरह के फ्रॉड कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि पुलिस तो अरेस्ट करेगी इस तरह से केस में, बट अरेस्ट इज़ नॉट द टोटल सॉल्यूशन। अभी कोशिश ऐसी हमें करनी चाहिए कि हमें इन बच्चों को जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं और इस तरह हैं, इनको हम लोग को एक रिहैबिलिटेट करने का कोशिश करना चाहिए। यहाँ पे US, UK में, अलग कंट्रीज़ में रिहैबिलिटेशन इस तरह के साइबर क्रिमिनल्स को दिया गया है और फिर बाद में उनको मेन धारा, उनको इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब्स और ये सब भी मिला है। तो प्रॉब्ली इस तरह की कोशिश हमें भारत में भी करनी चाहिए कि इस तरह के टैलेंट्स को प्रॉब्ली हम लोग एक मौका दें, सुधरने का चांस दें और उसके बाद फिर उनको स्किल करके हो सकता है कि वो अलग अलग रोल प्ले कर सकते हैं। गवर्नमेंट में भी रोल प्ले कर सकते हैं, डिफेंसिव वाला रोल में प्ले कर सकते हैं। अभी तक ये इनिशिएटिव स्टार्ट नहीं हुआ है। नहीं, इस तरह के साइबर रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव नहीं है। ये दोनों साइड होता है। जो लोग ऑफेंडर हैं उनके लिए भी रिहैबिलिटेशन होता है और जो एक्चुअली विक्टिम है, जो हम लोग सर्वाइवर बोलते हैं, उनके लिए भी होता है क्योंकि वो ट्रॉमा में थे। अब उनको उससे निकलने में भी ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स मदद करता है।
तो इस चीज़ को स्टार्ट करने की यहाँ पे अभी बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से चीज़ें केसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ पे अब इसकी शुरुआत होनी ज़रूरी है। इस शो को ख़त्म करने से पहले, ये जो शो लोग आज हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, एक साइबर सुरक्षा ज्ञान आज का क्या आप देना चाहेंगे? मेरा सुरक्षा का ज्ञान यही होगा कि आप सब एक कम्युनिटी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बने, और साइबर सेफ्टी, साइबर हाइजीन का एक बेसिक क्या है, हाइजीन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि किस तरह से अटैक आप पे हो सकते हैं, कैसे उससे बचा जाए। न्यूज़ के बारे में पढ़ते रहें, इसके बारे में कि किस तरह के अटैक्स हो रहे हैं। आधा चीज़ अगर इसके बारे में जानकारी रहेगी तो आप उससे बचेंगे। और अगर कल को हो गया अटैक तो पैनिक ना करें। लोग बहुत पैनिक करते हैं। हेल्प अवेलेबल है, लेकिन लोग को ये नहीं मालूम है हेल्प लेने कहाँ जाना है। वहाँ पे तो उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रहे और फर्स्ट रिस्पॉन्डर बने। अपने आप को तो बचाइए, आपके आसपास। फर्स्ट रिस्पॉन्डर वर्ड में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कम्युनिटी फर्स्ट रिस्पॉन्डर, आप अपना घर भी बचाओ और आसपास के लोग हैं उनको भी बचाने के काम करें। हो सकता है आपके जितना इन्फॉर्मेशन हर किसी को ना हो, तो ये एक ह्यूमन फायरवॉल बनाने की ज़रूरत है। अभी तो सिस्टम फायरवॉल हमने सुना ही, अब इस ज़माने में अब हमें ह्यूमन फायरवॉल की ये चेन पूरा अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड बनाने की ज़रूरत है। बट हम भारत से शुरुआत कर सकते हैं ताकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर बने और हम एक दूसरे को इस चीज़ से बचाएं। और ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी हम सबको मिलके इस अपने आप को सुरक्षित रखना और देश को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। थैंक्स सर, हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए और इतनी सारी जानकारियां साइबर सुरक्षा पे शेयर करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू।